हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 4 का एक और नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो टॉपिक मैं लिखवाऊंगा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। ठीक, आधा हम लोग एक पार्ट में कवर करेंगे और आधा फिर सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। अब कोशिश रहेगा कि दोनों पार्ट लगातार आपको दे दिया जाए ताकि आपके पास अगर टाइम हो तो दोनों पार्ट एक ही साथ बैठ के आप पढ़ लें। क्लियर? 4 चैप्टर के पहले ही बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक हैं काफ़ी लेंदी हैं। आगे देखिएगा ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे कि आपका 8-8, 9-9 पेज लग जाएगा नोट्स बनाने में। ठीक, ऐसे टॉपिक ही हैं, काफ़ी डेंजरस टॉपिक डाले गए हैं। ओके, तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि हम लोग का आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो जो हम लोग का टॉपिक है आज लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा, पोटेंशियल स्टेप ORR सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर। ठीक, आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो पोटेंशियल स्टेप होगा या सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले, इससे पहले आप लोग क्या पढ़े हुए हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़े थे, मतलब हम लोग क्या करते थे, कुआं बनाते थे, पोटेंशियल वेल बनाते थे और क्या रहता था, वो इनफाइनाइट पोटेंशियल का रहता था। इससे पहले केस पढ़े हैं कि हम लोग एक कुआं बनाए थे जिसमें जो वाल था कुएं का वो क्या था, इनफाइनाइट पोटेंशियल लगता था। और ये कुआं हम लोग 3D में भी बनाए थे और 1D में भी बनाए थे। ठीक, तो नाम से देखिए यहाँ क्लियर था कि एक हम लोग पोटेंशियल का कुआं बनाएंगे जो इनफाइनाइट पोटेंशियल रखेगा। ठीक, अब यहाँ भी देखिए नाम से हर एक चीज़ क्लियर है। पोटेंशियल स्टेप, स्टेप मीन्स क्या, आप घर में छत पे चढ़ते होंगे, सीढ़ी से छत पे चढ़ते होंगे, सीढ़ी क्या आपका स्टेप ही तो होता है। तो वैसे ही क्या होगा, आज हम लोग को एक पोटेंशियल का स्टेप मिलेगा। मतलब पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट में मोशन कर रहा है, लेफ्ट से राइट में मोशन कर रहा है। अचानक उसको x=0 पे एक पोटेंशियल का स्टेप मिलेगा। मतलब अचानक से पोटेंशियल कुछ इस शेप में दिखेगा। आपके घर की सीढ़ी इसी शेप में तो होती है, ऐसे सीढ़ी होती है, तो इसी क्या कहा जाता है, स्टेप कहा जाता है। जो क्या हो रहा हो, एब्रप्टली देखिए चेंज हो रहा है, अचानक ये क्या हो गया, एक स्टेप बन गया। यहाँ तक x=0 तक पार्टिकल के लिए पोटेंशियल 0 था, पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा था। लेकिन जैसे वो x=0 पे पहुंचा उसके लिए एक पोटेंशियल का स्टेप बना हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब उसको x=0 पे एक पोटेंशियल स्टेप का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये स्टेप पार्टिकल के रुकावट का भी काम करेगा, तो इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं। ठीक, और कितना स्टेप है, एक स्टेप है। जैसे ये क्या होगा, एक सीढ़ी हुआ, फिर दूसरा सीढ़ी, ऐसे घर में सीढ़ी बनता है। ठीक, तो ये देखिए एक ही सीढ़ी का शेप है, तो इस वजह से इसको हम लोग सिंगल स्टेप, और किसका बैरियर है, पोटेंशियल का रुकावट कर रहा है, मतलब पोटेंशियल इस पार्टिकल का रुकावट कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं, सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर भी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो इसका दूसरा नाम क्या है, सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर। एक सिंगल स्टेप है, क्लियर है चीज, किसका बैरियर है, कौन इस पार्टिकल को रोक रहा है, पोटेंशियल रोक रहा है। बैरियर में क्या, रुकावट। तो ये क्या कर रहा है, जो पार्टिकल का पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है ये क्या कर रहा है, पार्टिकल के लिए बैरियर का काम कर रहा है। और कैसा पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल है, और कितने नंबर में है, सिंगल नंबर में है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर। इज इट क्लियर? फिगर से देखिए आपको हर एक चीज क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या था, इनफाइनाइट पोटेंशियल था, तो पार्टिकल बस बीच में पाया जाता था। मतलब हम मानते थे कि जब v टेंड्स टू इन्फिनिटी देन साई टेंड्स टू 0। दोनों रीजन के लिए हम लोग सॉल्व किए थे इसको। लेकिन यहाँ पे देखिए जो केस होगा हम लोग का, यहाँ पे जो केस होने वाला है इसमें कुछ अलग केस होगा। यहाँ तो पोटेंशियल 0 है, यहाँ तो पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन होगा ही होगा। साथ ही साथ इस रीजन में भी पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट नहीं है। अब पोटेंशियल का एक डेफिनेट वैल्यू है जो हम लोग अपने मन से v0 माने हैं। ठीक, ये अपने मन से क्या मान लिया गया, v0 माना गया। ये v0 पोटेंशियल का एक हम लोग मान लिए स्टेप है। मतलब इधर भी फाइनाइट वैल्यू है पोटेंशियल का और इधर तो 0 है ही, तो यहाँ पे भी पार्टिकल जा सकता है, यहाँ पे भी पार्टिकल पाया जा सकता है। यहाँ पे जब बगल में इनफाइनाइट होता था
तो पार्टिकल नहीं पाया जाता था। एक्सेप्टेबल कंडीशन आप वेव फंक्शन याद करिए। लेकिन अब यहाँ तो इनफाइनाइट है नहीं, फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब इस रीजन में भी पार्टिकल पाया जाएगा, इस रीजन में पार्टिकल पाया जाएगा। इसका मतलब इस टॉपिक में हम लोग को दो रीजन में बात करना है। एक रीजन क्या होगा, ये आपका रीजन फर्स्ट होगा, और ये क्या होगा, रीजन सेकेंड होगा। जो रीजन फर्स्ट होगा उसमें पोटेंशियल पार्टिकल का 0 होगा, और x इक्वल टू 0 से हम जो रीजन स्टार्ट हो रहा है उसको रीजन सेकेंड कर देंगे। क्लियर। इसमें जो वेव फंक्शन लिखेंगे, मान लेंगे रीजन 1 में है तो साई 1 कर देंगे, और इसमें जो वेव फंक्शन लिखेंगे रीजन 2 में है तो इसको क्या कर देंगे, साई 2 कर देंगे। अब जब पार्टिकल मोशन में है रीजन 1 और रीजन 2 में, तो उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव कैसा होगा, क्योंकि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं, तो हमको पार्टिकल को ना डील करके हमको उससे एसोसिएटेड वेव को क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। तो हमको देखना होगा कि इस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव क्या होगा। ठीक, इस चीज़ को हम लोग को इस टॉपिक में डील करना है। जैसे पिछले टॉपिक में भी जब इस कुएं में पार्टिकल रहता था, चूहा वाला एग्जाम्पल याद करिए, तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि उस चूहे से रिलेटेड वेव क्या है, उस चूहे से एसोसिएटेड वेव क्या है। वैसे ही आज तो पार्टिकल इसमें भी पाया जा सकता है, तो मतलब साई 1 का वैल्यू क्या है, साई 2 का वैल्यू क्या है, इसको हम लोग को क्या करना है, डील करना है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे इसमें पूछता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा है कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड प्रूव दैट r प्लस टी इज इक्वल टू 1, और प्रूव कर दीजिए कि r और t का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है, इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझाएंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको आगे जब मैं बढ़ूंगा तो आप वहाँ से इसका आंसर खुद ब खुद पा जाएंगे। क्लियर। अभी ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन में एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आगे जब हम इस टॉपिक में बढ़ेंगे तो अंदर इसके उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके बाद ये चीज़ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इतना चीज़ क्लियर। मतलब आज के टॉपिक में हम लोग का क्या है, जो पोटेंशियल है वो वेल ना होके, कुआं ना होके, वो क्या है, एक स्टेप के फॉर्म में है, एक सीढ़ी के फॉर्म में, मतलब अचानक क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है, लेकिन वो फाइनाइट वैल्यू रख रहा है। ठीक, उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू है। तो इस हिसाब से हमको दोनों रीजन में पार्टिकल के जब मोशन होंगे तो उनसे एसोसिएटेड वेव को डिस्कस करना है। क्लियर, आगे बढ़ें। अब देखिए एग्जाम में लिखना कहाँ से है, तो एग्जाम में लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। मान ले रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड एनर्जी E, और एनर्जी क्या है, E है, इज मूविंग फ्रीली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो क्या कर रहा है, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये राइट, तो लेफ्ट से राइट ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है चीज़, जिसका एनर्जी क्या है, E है। इस पार्टिकल का जो एनर्जी है ये क्या है, E है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए, एंड सडनली, और अचानक, इट फेसेस अ पोटेंशियल हिल, और अचानक से इसको पोटेंशियल हिल मतलब क्या, चोटी, अगर ऐसा पढ़े ना आप, तो अचानक से उसको एक पोटेंशियल की चोटी, या ऐसे कर सकते हैं पोटेंशियल स्टेप भी इसकी जगह लिख सकते हैं आप, पोटेंशियल Vx इक्वल टू V नॉट एट x इक्वल टू 0। अचानक जब ये मूव करता है तो x इक्वल टू 0 पर इसको सामना करना पड़ता है एक पोटेंशियल हिल का, एक पोटेंशियल स्टेप का, जिसका वैल्यू क्या है, Vx इक्वल टू V नॉट के बराबर है। ठीक, ये Vx हम लोग का कौन सा है, y एक्सिस पे Vx है, और ये x एक्सिस के साथ उसका प्लॉट, x एक्सिस के साथ उसका ग्राफ क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। ठीक, हमको इसको 1D में ही डिस्कस करना है। ये पार्टिकल तो हम लोग 3D में भी डिस्कस किए थे, लेकिन इसको 1D में ही डिस्कस करना है। ठीक, तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्या है, आसान है, क्योंकि सिलेबस में 1D ही दिया है बस। ओके, तो इतना चीज़ क्लियर। तो इसको x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, एक पोटेंशियल हिल का सामना करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए मैथमेटिकली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो मैथमेटिकली दे सकते हैं, आप मैथ के धुरंधर आदमी हैं। Vx इक्वल टू क्या होगा, 0। जब पार्टिकल क्या होगा, x से पीछे रहेगा, मतलब इधर रहेगा, निगेटिव x एक्सिस पर रहेगा, तो उसका पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि इधर तो नाचते कूदते हो जाएगा, फ्री है पार्टिकल, तो x इज लेस देन 0, देन पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल इज 0, मतलब कोई फोर्स लग नहीं रहा है, पोटेंशियल 0 होगा। बट जैसे ही x 0 है उससे बड़ा होगा, इसके ऊपर एक फाइनाइट पोटेंशियल लगेगा, एंड दैट इज इक्वल टू V नॉट, और वो V नॉट के बराबर है। क्लियर। अब देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल स्टेप इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको आपके इस फिगर में दिखाया गया। फिगर में यहाँ बगल में बनाया हूँ क्योंकि नीचे बोर्ड खत्म है, लेकिन आप यही लिखिएगा और फिगर को नीचे बनाइएगा इसके। क्लियर, फिगर को इस लाइन को लिखने के बाद बनाइएगा। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है आपको पता होगा। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए एक चीज़ और यहाँ बताते हैं आपको।
यहाँ जो पोटेंशियल वेल हम लोग पढ़ते थे, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इसमें ये वाल इनफाइनाइट होने की वजह से पार्टिकल नाच कूद के इसी में रह जाता था, बाहर नहीं जा पाता था, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है कि वो कूद के इधर बाहर निकल पाए। लेकिन यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या है, V0 फाइनाइट है और पार्टिकल की एनर्जी क्या माने, E माने। तो यहाँ पे दो केस राइज होगा। एक केस कौन सा होगा, एक केस ये होगा कि जब एनर्जी पार्टिकल का उसके इस पोटेंशियल स्टेप से कम है तब क्या फिनोमेना होगी, और दूसरा केस होगा कि जब पार्टिकल का एनर्जी V0 से बड़ा है तब क्या होगा। मतलब दो केस यहाँ हो सकते हैं। एक केस क्या हो सकता है कि पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल स्टेप से कम हो, और दूसरा केस हो सकता है कि जो पार्टिकल का एनर्जी हो इस पोटेंशियल बैरियर से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक, तो आज का जो हम लोग का मुद्दा रहेगा वो बस ये रहेगा, मतलब आज की वीडियो हम लोग E इज लेस देन V0 डील करेंगे, और फिर जो अगला पार्ट इसका आएगा उसमें E इज ग्रेटर देन V0 डील करेंगे। ठीक, दोनों पार्ट एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 घंटे का वीडियो जा सकता है। ठीक, तो कट के 2 पार्ट में कर दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक, एक पार्ट में ये पोर्शन कवर करूंगा, एक पार्ट में ये पोर्शन। क्लियर, तो इस पार्ट में कौन सा कवर करना है, E इज लेस देन V0 कवर करना है। क्लियर, तो अब इसके आगे क्या किया जाएगा हम लोग, इसके आगे देखिए, जब पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगा तो पार्टिकल क्या होगा, इस बैरियर को आसानी से पार कर ले जाएगा। लेकिन जब कम एनर्जी होगा तो इसे टकराएगा, हो सकता है अंदर जाए, हो सकता है वापस आ जाए। तो बात की बात है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे Vx हम लोग को मिल गया। अब हम लोग का अगला काम क्या रहता है, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, उसमें इस Vx वैल्यू को पुट करेंगे और आगे क्या करेंगे, उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे, और वहाँ से साइन वगैरह का वैल्यू मिलेगा। फिर बाउंड्री कंडीशन लगा के कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, उनको फाइंड आउट करेंगे और फिर वहाँ से चीज़ें सॉल्व किया जाएगा। ठीक, एम एकदम क्लियर आना चाहिए कि आगे हम लोग को क्या करना है। क्या क्या एम हम लोग का, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लिए, श्रोडिंगर इक्वेशन रखना है, श्रोडिंगर इक्वेशन अब लिखना है, उस श्रोडिंगर इक्वेशन में इस पोटेंशियल का वैल्यू पुट करना है, तो हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसमें कुछ कांस्टेंट आएंगे, फिर बाउंड्री कंडीशन लगा के उन कांस्टेंट को सॉल्व कर लेना है, हम लोग का फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर, तो चलिए अब आगे क्या करना है उसको देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, इसके नीचे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिए हैं। अब क्या लिखे हैं, हियर 2 केसेस आर अराइजेस। केस फर्स्ट व्हेन इज लेस देन V0, जब पार्टिकल की एनर्जी इस स्टेप से कम होगा, और दूसरा केस कब बनेगा, जब पार्टिकल का एनर्जी इसके पोटेंशियल स्टेप्स के पोटेंशियल से क्या हो, ज़्यादा हो। तो आज की वीडियो हम लोग को क्या डिस्कस करना है, E इज लेस देन V0 वाला प्रॉब्लम डिस्कस करना है, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें E इज ग्रेटर देन V0 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लेट अस कंसीडर केस फर्स्ट व्हेन इज लेस देन V0। ठीक, लेट अस कंसीडर केस फर्स्ट व्हेन इज लेस देन V0, ये वाला केस हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर करने चल रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन याद करना है। तो आपसे पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों एकदम रट डालिए, चौथे चैप्टर के हर एक प्रॉब्लम में हम लोग को यूज करना है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन पढ़े हुए हैं। क्यों टाइम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट से हमारा काम चल जाएगा। तो फालतू में हम लोग टाइम वाला इक्वेशन लेके टाइम को क्या करेंगे, फिर जब हम लोग के पास मुंबई जाने के लिए फ्लाइट मिल रहा है तो ट्रैक्टर से क्यों जाएंगे हम। मान लीजिए कोई ऑफर करा कि आप फ्लाइट चले जाओ मुंबई, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ट्रैक्टर से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, नहीं कहेंगे आप फ्लाइट से ही जाएंगे। तो ऐसे जब हम लोग पास ये सुविधा दे रहा है ये क्वेश्चन, तो हम लोग टाइम वालों को क्यों याद करें, हम इसी का यूज़ करेंगे। जहाँ फंस जाएंगे मजबूरी में, जब हमको फ्लाइट नहीं मिलेगा तो हम ट्रेन से जाएंगे, नहीं ट्रेन मिलेगा ट्रैक्टर से ही जाना पड़ेगा। तो जब फंस जाएंगे हम लोग, इससे काम नहीं चल पाएगा, तो टाइम वाला यूज करेंगे। क्लियर रहना चाहिए, एक एक लाइन क्लियर आना चाहिए। अब देखिए इन रीजन फर्स्ट इज व्हाट, ये रीजन, इन रीजन फर्स्ट फिगर में आप फर्स्ट सेकंड करके लिख दीजिएगा। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन बाई, इसका आप पूरा नाम लिखिएगा। ठीक, मैं टाइम बचाने के लिए अपना इसको नाम शॉर्ट कर दिया हूँ, आप पूरा नाम लिखिएगा। टी स्टैंड फॉर टाइम, आई इंडिपेंडेंट, यस श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन बाई, रीजन फर्स्ट में क्या है, जो पोटेंशियल है पार्टिकल का वो 0 है। दिस मीन्स दैट द श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन फर्स्ट विल बी del 2 sin 1 over del x स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई साइन इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कुछ वैसे ही मिल गया हम लोग को जैसे हम लोग को इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में मिला था, याद आ रहा है। तो वैसे इक्वेशन हम लोग को मिल गया।
अब इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग एक कांस्टेंट यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2m अपान h कट स्क्वायर। एक यहाँ हम लोग क्या किए, एक अल्फा स्क्वायर करके लाए हैं कांस्टेंट, और फिर क्या कर रहे हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर एक रियल वैल्यू हो, क्योंकि ये सब क्या है, रियल है। ठीक, तो यहाँ से इसके वैल्यू जगह हम अल्फा स्क्वायर मान ले रहे हैं, तो इक्वेशन हम लोग का कुछ ऐसा तीसरा इक्वेशन बन गया। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके सोल्यूशन को निकालेंगे। ठीक, तो आप इक्वेशन नंबर याद करते हुए चलेगा, क्योंकि बहुत तेज हमको इक्वेशन नंबर भूलता है, तो आप अपने हिसाब से नोट करते हुए चलेगा, ताकि अगर बीच में कहीं घपला करूं तो आप पकड़ लें और अपने कॉपी में सही लिख पाएँ। ओके, सोच रहा हूँ फिगर भी इरेज कर दूँ, फिगर आप बना ही लिए होंगे, थोड़ा जगह मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन 3 तक लास्ट सेशन में हम लोग कर चुके थे। इक्वेशन 3 और इसके ऊपर वाला जो श्रोडिंगर इक्वेशन था उसमें मैं साई 1 लिखना भूल गया था, साई लिखा था, तो प्लीज़ आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लेट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 का सोल्यूशन हम लोग मान ले रहे हैं कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी रूट आएगा, तो जब इमेजिनरी रूट आता है तो कुछ ऐसा आता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये केस कुछ वैसा ही बन जाएगा जैसे हम लोग किस में बनाए थे, पोटेंशियल वेल वाले में बनाए थे। क्या आया था वहाँ पे, a sin kx इंटू एक्स प्लस b cos kx इंटू एक्स आया था, तो वैसा भी इसको आप सॉल्व करके बना सकते हैं। लेकिन हम लोग का आज यहीं से काम चल जाएगा, तो इस वजह से उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर इतना चीज़। अब देखिए कर रहा है कि नाउ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन सेकंड इज गिवन बाई, तो रीजन सेकंड में जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है कुछ ऐसे दिया जाएगा, जहाँ पे साई 1 लिख रहे थे वहाँ साई 2 लिखेंगे, और इसमें ई केवल था क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 था, लेकिन इसमें ई माइनस वी नॉट रहेगा क्योंकि पोटेंशियल रीजन 2 में क्या है, वी नॉट है। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखे थे उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे ई माइनस वी साइन लिखे थे तो वी की जगह वी नॉट हो जाएगा, आई केस में वी की जगह 0 था तो इस वजह से कुछ ऐसा मिला था। क्लियर है चीज़। तब इसको इक्वेशन नंबर 6 कर दिए। देखिए यहाँ पे जो बीटा का वैल्यू होगा वो रूट ओवर इतना हो जाएगा। अब रीजन सेकंड में हम लोग को पता है कि जो हम लोग केस डील कर रहे हैं वो इज लेस देन वी नॉट है, जो केस हम लोग डील कर रहे हैं वो इज लेस देन वी नॉट है, तो इसका मतलब ई माइनस वी नॉट क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो जब ई माइनस वी नॉट 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब ये निगेटिव नंबर होगा, तो जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बीटा हो गया कॉम्प्लेक्स नेचर का हो गया, मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया। बीटा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो क्या कहेंगे, बीटा इज इक्वल टू इतना इज अ इमेजिनरी नंबर। ठीक, लेट अस कंसीडर, अब एक हम लोग और कांस्टेंट बीटा डैश कंसीडर कर रहे हैं, सच दैट कुछ इस प्रकार है कि बीटा डैश इज इक्वल टू जिसका वैल्यू कुछ ही है, ये रियल होगा, क्योंकि जब ई क्या है आपका v से छोटा था तो ई माइनस वी नॉट इतना था, तो v माइनस यहाँ से अगर ऐसे देखें, यहाँ से ऐसे देखें v माइनस ई करें तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। देखिए 0 से बड़ा होगा, इसका वैल्यू तो रियल होगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या किए, एक दूसरा कांस्टेंट बीटा डैश मान लिए, जिसका मतलब इस बीटा और इस बीटा डैश में रिलेशन कितना होगा, तो बीटा इक्वल टू आई बीटा डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जब इस बीटा को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ई भी से छोटा है तो इसके साथ क्या होगा, अंडर रूट में -1 आएगा, तो आई आएगा यहाँ पे। अगर इसको आप सॉल्व करें, कॉमन लेके सॉल्व करें, ऐसे समझिएगा इस चीज़ को। ठीक, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ये बीटा क्या है, ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो भी बड़ा है तो भी को पहले लिखेंगे, क्या हो गया 2m वी नॉट माइनस ई अपान एच कट स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, आगे इसके माइनस आएगा, यहाँ साथ में -1 आएगा या माइनस कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसको बीटा को जब लिखेंगे तो इस -1 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 को आई लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू है 2m अपान वी नॉट माइनस ई अपान एच कट स्क्वायर, इसको हम लोग एक अनदर कांस्टेंट बीटा डैश कर दिए, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बीटा डैश हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पे। क्लियर है चीज़। क्यों, क्योंकि जब भी बड़ा है तो भी को जब ई माइनस भी करेंगे तो एक क्या होगा, निगेटिव नंबर मिलेगा, 0 छोटा, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। तो पहले हम लोग अगर इसको कॉमन ले कुछ ऐसे लिख दें तो अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो बीटा इक्वल टू आई बीटा डैश हो गया। तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू आई बीटा डैश, इसको इक्वेशन नंबर 7 कर दिए हम लोग। ठीक, अब इस इक्वेशन 6 को अगर हम इक्वेशन 5 में यूज करें तो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, और इसका सोल्यूशन भी कुछ ऐसे ही होगा जैसे इस इक्वेशन का था, इक्वेशन यहाँ जो 3 का था। ठीक, लेकिन अब हम लोग ए बी यूज कर चुके हैं तो दूसरा कांस्टेंट यूज करेंगे, सी डी यूज करेंगे, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर था, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा अल्फा की जगह। क्लियर। तो इक्वेशन 8 और 9 असल में बता क्या रहे हैं, वास्तव में एक्चुअली ये बता क्या रहे हैं उसको देखा जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, तो पहले मैं लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। इक्वेशन नंबर आप
नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बीटा, ये जो रिलेशन है इसको भी मैं आगे यूज करूँगा वीडियो के लास्ट में, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग में क्वेश्चन रहे। ठीक, फिर भी अगर कहीं गलती होता है तो प्लीज़ आप उसको सही करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 9 तक हो गया था क्लियर। आप दोबारा मती से लिखिएगा, मुझे इन दोनों इक्वेशन को समझाना था, इस वजह से दोबारा मैं लिखा हूँ। आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, जहाँ से ब्लू कलर से लिखना शुरू किया हूँ। ठीक, अब देखिए इक्वेशन 3 और 9 को देखा जाएगा और समझा जाएगा कि जो इसके राइट हैंड साइड में टर्म्स आए हैं वो क्या हम लोग को बताते हैं, इस चीज़ को समझा जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं कि द फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स द वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये क्या है, जब श्रोडिंगर इक्वेशन में स्टार्ट किया था तो बताया था कि वेव को भी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर वो लेक्चर देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। तो ये देखिए क्या है, इसके ऊपर एक्सपोनेंशियली पॉजिटिव है, तो ये जो टर्म है ये एक वेव बता रहा है। और ये कौन सा वेव है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव दिशा में, मतलब सॉरी ऐसे समझिए, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये वेव क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इसमें देखिए निगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन, इसका मतलब ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। और ये जो वेव है ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक, तो अब इस फिगर से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक, अब इंटरेस्टिंग कहानी आया, क्वांटम मैकेनिक्स वास्तव में क्या होता है अब पता चलेगा, और आप शायद सदमे में भी रहेंगे कि सब क्या हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में। जबरदस्ती क्वांटम मैकेनिक्स हमने चीज़ों को देखिएगा, आपसे एग्री करा लेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या, E इज लेस देन V था, V नॉट से छोटा था। दिस इज द रीजन फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड रीजन। ये जो पहला इक्वेशन है साई 1 किसके लिए है, रीजन फर्स्ट के लिए है, और साई 2 किसके लिए है, रीजन सेकंड के लिए। तो साई 1 रीजन फर्स्ट में दो पार्ट को मिलके बना है। एक पार्ट क्या है, साई इंसिडेंट है, जो इसको हम इंसिडेंट कह सकते हैं ना, ये क्या है, x इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो पार्ट है रीजन फर्स्ट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इस बाउंड्री पे आके इंसिडेंट होगा वेव। इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल के साथ जो एसोसिएट वेव है इस बाउंड्री पर टकराएगा, मतलब इंसिडेंट होगा इस पे। तो साइन इंसिडेंट का वैल्यू कितना है, AE के पावर I अल्फा एक्स। और इसी साइन में एक दूसरा पार्ट है जो क्या है, साइन रिफ्लेक्टेड है, जो तो जब टकराएगा तो वापस भी आएगा वेव। तो इसका वैल्यू कितना है, ये साइन रिफ्लेक्टेड है, इसका वैल्यू कितना है, बीटा E के पावर माइनस I अल्फा एक्स। मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट था इसका, जो फर्स्ट टर्म था ये इंसिडेंट था, और जो सेकेंड टर्म था वो रिफ्लेक्टेड था। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ बाउंड्री है, और जब पार्टिकल पोटेंशियल V नॉट से कम है तो मतलब ये V नॉट ऊंचाई है, तो पार्टिकल को इसके नीचे ही रहना पड़ेगा। एनर्जी जब कम है तो पार्टिकल इस ऊंचाई के नीचे ही रहेगा अभी ना, तो इस पर टकराएगा। तो ये दो घटना हो रही है रीजन फर्स्ट में। क्लियर, ये दो घटनाएं रीजन फर्स्ट में हो रही हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिखिएगा, अदरवाइज ये एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा। अगर इसको आप पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तब फर्स्ट टर्म क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड वेव है। इस वजह से जैसा इक्वेशन लिखा हूं वैसा ही लिखिएगा, टर्म को इधर उधर इंटरचेंज मत करिएगा। अब देखिए ये क्या बता रहा है, इंसिडेंट वेव वाइल द सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट्स द वेव मूविंग एलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इन रीजन फर्स्ट। अब जो सेकेंड टर्म है ये बता रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मतलब क्या, ये जो वेव है इधर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टकराया तो इसका मतलब ये वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। इतना चीज क्लियर। साइन जो है इन दो पार्ट से मिलकर बना है, एक क्या है साइन इंसिडेंट है और दूसरा क्या है साइन रिफ्लेक्टेड है, और वो कुछ इस तरीके से है। अब देखिए दूसरे रीजन के वेव की बात किया जाए, मतलब पार्टिकल जब दूसरे रीजन होगा तो उसके साथ कैसा वेव मिलेगा। तो देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 9, इक्वेशन 9 का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बता रहा है कि वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। ये फर्स्ट टर्म देखिए, इस पर क्या है, फिर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब बता रहा है कि एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रही है, रीजन सेकेंड में मूव कर रही है। मतलब जब इस वेव इंसिडेंट हुआ है तो कुछ पार्ट क्या हुआ, इधर निकल गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे समझिए ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो जो उसी मीडियम में वापस चल जाती है, क्या बाउंड्री है, तो जो बाउंड्री टकरा के वापस चल जाती है उसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं, और जो अंदर चल जाती है उसको ट्रांसमिटेड कहते हैं, और जो बाउंड्री पे आता है उसको इंसिडेंट कहते हैं। जिसका मतलब जब रीजन फर्स्ट से पार्टिकल चलना शुरू हुआ था तो क्या हुआ, मान लीजिए 100 पार्टिकल चलना शुरू हुए थे,
तो उनसे एसोसिएटेड वेव को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मान लेते हैं 100 में से कुछ पार्टिकल इधर ट्रांसमिट हो गए, कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गए, तो जो साइन 2 है ये क्या है, साइन ट्रांसमिटेड है, और इसका वैल्यू कितना है, CE के पावर I बीटा x है, CE के पावर I बीटा x है। ठीक, ये ट्रांसमिटेड मतलब जो 100 पार्टिकल टकराए होंगे, कुछ पार्टिकल इधर चले गए होंगे, कुछ पार्टिकल क्या होंगे, वापस आ गए होंगे। क्लियर है चीज। अब देखिए जो सेकेंड टर्म है, पहले इसको देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन इन रीजन सेकंड दैट इज ट्रांसमिटेड वेव इन रीजन सेकंड। ठीक, जो फर्स्ट टर्म है क्वेश्चन 9 का, वो क्या बता रहा है कि एक वेव है जो रीजन सेकंड में पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रही है, तो रीजन सेकंड में पॉजिटिव डायरेक्शन में इस वेव को बना दिए हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसमिटेड वेव हो गई, क्योंकि पार्टिकल तो लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू किए थे, तो पहले तो रीजन सेकंड में पार्टिकल थे नहीं, तो इसका मतलब क्या है, कुछ पार्टिकल क्या कहे हैं, इसको पेनिट्रेट करके इसमें से मतलब छेद उद करके घुस गए इधर। क्लियर है चीज। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसको इसीलिए से ट्रांसमिटेड वेव नाम देंगे। जैसे लाइट क्या हो रहा है, इस मीडियम से इस मीडियम में आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पार्टिकल हम लोग शुरू में माने लेफ्ट से राइट में चल रहा है, तो इसका मतलब जो इंसिडेंट पार्टिकल थे उसी में से कुछ अंदर घुस गए और कुछ बाहर निकल गए। तो जो अंदर घुसे उनको ट्रांसमिटेड, और जो बाहर निकले उनको रिफ्लेक्टेड। इज इट क्लियर। नाउ सेकेंड टर्म देखिए क्या होता है, while second term represents the wave is moving in negative x direction। जो सेकेंड टर्म है इसमें माइनस साइन है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, जो वेव है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन रीजन सेकेंड, दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन सेकेंड, बट देयर इज नो बाउंड्री इन रीजन सेकेंड, सो d इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा, ये ट्रांसमिटेड वेव जा रहा है रीजन सेकेंड में, आगे जितना भी पोटेंशियल है सब क्या आपका V0 का स्टेप बना हुआ है, तो आगे कहीं हम लोग को और बाउंड्री दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ से टकरा के आ गया, ये क्या है, इनफाइनाइट तक ऐसा स्टेप बना हुआ है। ये जो पूरा पोटेंशियल V0 का वैल्यू है ये पूरा इन्फिनिटी तक है, तो पार्टिकल इनफाइनाइट से टकरा के तो वापस आएगा नहीं। ये जो टर्म है क्या होता रहा है कि ये सेकेंड, ये साइन 2 किस में है, सेकेंड रीजन में है, और ये सेकेंड रीजन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये बता रहा है कि एक वेव ऐसे इधर से आ रही है। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में देखिए अगर आप देख रहे होंगे फिगर, तो यहाँ कहीं बाउंड्री इधर है नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो V0 है ये इनफाइनाइट तक इसका विस्तार है, तो इनफाइनाइट से टकरा के कोई वेव वापस आ नहीं सकता है, इनफाइनाइट से रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब कोई इधर बाउंड्री है नहीं कि जो इसको रिफ्लेक्ट करे। यहाँ पर बाउंड्री था तो रिफ्लेक्ट कर दिया था इसको, लेकिन जो ट्रांसमिटेड वेव है ये आगे जा रही है। ठीक, तो फिर ये दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री है ही नहीं, ये इनफाइनाइट तक V0 है। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है इसमें d इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। d इक्वल टू 0 में क्या है, जब वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी तो d का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये ABCD सब क्या है, इन सब वेव के एम्पलीट्यूड है। ABCD क्या है, जो वेव है सब उनके एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब क्या है, कोई वेव रिफ्लेक्ट होकर आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या होगा, जब कोई वेव ही नहीं है तो d इक्वल टू 0 होगा। तो जब d इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा, जब वेव कोई है नहीं तो d इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से कोई वेव आ नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये टर्म 0 हो गया, तो साइन 2 इक्वल टू बस इतना बच जाएगा। तो लिखे हैं देन इक्वेशन 9 बिकम साइन 2 इक्वल टू वो वैल्यू लिखे हैं। ठीक, अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब पार्टिकल का एनर्जी क्या है, V0 से कम है, तो कैसे इसमें घुस गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तब भी चलिए हम लेवा दे रहे हैं। तो अब देखिए यही होता है क्वांटम मैकेनिक्स का राज। क्लासिकल मैकेनिक्स कहेगा कि अगर V0 मान लीजिए, V0 इक्वल टू क्या है, फोर्स के टर्म में बात करें 100 न्यूटन फोर्स है, और इधर E क्या है, E आपका 10 न्यूटन फोर्स है, मतलब फोर्स के टर्म में बात करें बस समझाने के लिए, तो 10 इज लेस देन 100 न्यूटन। तो इस क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि जब 10 न्यूटन वाले लोग 100 न्यूटन वाले को कैसे पार कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं, अगर इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब ये इसको हम लोग V0 कहें, इसको E कहें, तो इसका मतलब E लेस देन V0 है। तो जब ये पार्टिकल का जो एनर्जी है वो 10 न्यूटन हम मान रहे हैं समझने के लिए बस, और इधर क्या है 100 न्यूटन है बस समझाने के लिए, एनर्जी का यूनिट न्यूटन नहीं होता है, तो इधर समझाने के लिए मानना है। ठीक, तो इधर जब पार्टिकल की एनर्जी 10 है और उधर क्या 100 है, तो पार्टिकल कैसे घुस जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता है। जितने भी पार्टिकल आएंगे, अगर 100 पार्टिकल आ रहे हैं, 50 पार्टिकल आ रहे हैं, तो सब के सब रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, सब के सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या बता रहा है कि कुछ पार्टिकल ट्रांसमिट भी होंगे, कुछ पार्टिकल क्या होंगे, ट्रांसमिट भी होंगे।
ठीक, ये इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट कहते हैं। और कुछ पार्टिकल जो पेनिट्रेट करके निकल गए हैं, कम एनर्जी होने के बावजूद भी, कुछ पार्टिकल की एनर्जी कम था V0 से, उसके बाद भी इसमें घुस गए। जैसे ऐसे समझिए 100 लोग खड़े हैं, यहाँ पे 10 लोग आ रहे हैं, तो 10 लोग 100 लोग को धक्का तो दे नहीं पाएंगे। ये क्लासिकल मैकेनिक्स बताता है कि जितने लोग आएंगे, जब 100 लोग को खड़ा देखेंगे x = 0 पे, तो वो वापस घूम जाएंगे, ऐसे टकराएंगे और फिर वापस घूम जाएंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता नहीं, कुछ लोग धक्का देकर अंदर घुस भी जाएंगे। ठीक, इसको मैं डेली लाइफ से रिलेट करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, आप रेलवे क्रॉसिंग देखे होंगे। रेलवे क्रॉसिंग पे जब ट्रेन आती है तो रेलवे क्या करता है, सिग्नल वगैरह जब आता है तो जो वहाँ रहते हैं लोग फाटक पे, उसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं बैरियर को। तो बैरियर गिर जाता है तो रेलवे को क्लासिकली आप सोचिएगा, तो क्लासिकली रेलवे डिपार्टमेंट ये सोचता है कि मैंने बैरियर गिरा दिया है, अब कोई भी पैसेंजर, कोई भी यात्री, कोई पर्सन आगे नहीं जाएगा क्रॉसिंग पे, अब वो वहीं रुक जाएगा। मतलब रेलवे डिपार्टमेंट क्लासिकली सोच रहा है कि मैंने बैरियर गिरा दिया, अब कोई भी पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल का मतलब कोई भी पीपल क्या होंगे, कोई भी लोग, कोई पर्सन क्या होंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बैरियर गिरा दिया गया। लेकिन हम लोग में से, आप लोग में से कुछ लोग मनबड़ होते हैं, उनको जीने मरने का परवाह नहीं रहता है, उसके बावजूद भी वो दाएं बाएं देखते हैं। अगर ट्रेन नहीं दिख रहा होता है तो बाइक तिरछा करेंगे, स्कूटी तिरछा करेंगे, बाइसिकल तिरछा करेंगे और इसके नीचे से घुस जाते हैं। इसके जो ये बैरियर गिरा हुआ है, इसके नीचे से क्या करते हैं, घुस जाते हैं। वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये जब नीचे से वो घुस जा रहा है तो यही क्या है, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट इसको कह सकते हैं आप। रेलवे जान रहा है कि मैंने बैरियर गिरा दिया, कोई पैसेंजर, कोई यात्री, कोई पर्सन नहीं क्रॉस कर सकता, तो क्लासिकली सोच रहा है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली सोचा जाए तो हम लोग में से कुछ महापुरुष लोग क्या करते हैं, इसमें से तिरछा करके बाइक निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट हो रहा है, वो टनलिंग इफेक्ट हो रहा है, उस बैरियर को वो पेनिट्रेट करके क्या कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। ठीक, डेली लाइफ का ये फिनोमेना है जो इससे रिलेट कर रहा हूँ। क्लासिकली रेलवे डिपार्टमेंट सोचा बैरियर गिरा है, सब के सब लोग रुक गए होंगे, लेकिन अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 2-4 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, रील्स वगैरह बनाना होगा। ठीक, तो वो क्या करेंगे, बाइक वगैरह तिरछा करेंगे और फिर क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो क्लासिकली 100 को 100 रुकने चाहिए थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर देखा जाए तो 100 को 100 नहीं, 2-4 लोग जरूर निकल जाते हैं जब तक ट्रेन आता है उसके पहले। क्लियर है चीज़। तो यही फिनोमेना हो रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितने पार्टिकल आते रहे थे सबको रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, पार्टिकल मतलब उनसे एसोसिएटेड वेव। ठीक, इतना अंडरस्टूड है, तो सबको क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है नहीं, एनर्जी कम होने के बावजूद भी कुछ पार्टिकल क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। वैसे रेलवे बैरियर गिराया था, बैरियर गिरने के बावजूद भी कुछ लोग निकल जाएंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस टनलिंग इफेक्ट। समझ रहे हैं चीज को। अब देखिए ये क्या हो गया, वेव निकल गया। ठीक, तो कुछ देर बाद ये वेव क्या होगा, आगे मीडियम में जाके वैनिश हो जाएगा। ये जो ट्रांसमिटेड वेव है कुछ देर बाद क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। वैसे ही जब बैरियर पे आप देखेंगे तो कुछ देर बाद बैरियर से अगर खड़े हैं तो कुछ देर बाद क्या होंगे, वो पैसेंजर आपको दिखाई नहीं देंगे। सेम एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। कुछ देर बाद ये जो ट्रांसमिटेड वेव है ये क्या होगा, आगे चल के वैनिश हो जाएगा। क्यों होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन देखिए आगे कोई बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब ये वेव आपके वैनिश हो गया, टकरा कर आगे, ये भी रीजन दिया था कि आगे कोई बाउंड्री नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, वेव वापस नहीं आएगा, मतलब रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं, d=0। जो यात्री पार कर रहे हैं अगर कहीं ट्रेन के चपेट में आ गए तो वो भी इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। अगर ऐसे रिलेट किया जाए कि जो लोग आ रहे हैं अगर वो टकराए तो ट्रेन के चपेट में आए, चले गए ऊपर, तो फिर वो दोबारा रील्स बनाने धरती पे नहीं आ सकते हैं। वैसे इस वेव के साथ भी हो रहा है, जब वेव निकल दिया है तो इनफाइनाइट से वापस नहीं आ सकता। इस वजह से ये डी वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। ठीक, जो लोग चले गए कहाँ वापस आएंगे, जो लोग टनलिंग इफेक्ट किए और ट्रेन के चपेट में आए वो तो गए काम से, तो फिर उनको वापस आना नहीं है। तो वापस जब घर जाना नहीं है तो रील्स बनाना नहीं है। वैसे क्या हुआ, वेव जब गया तो उसको वापस आना नहीं है, क्योंकि कोई बाउंड्री है नहीं, इनफाइनाइट से वापस आएगा नहीं। कोई ऊपर चला गया तो वापस आएगा नहीं। ठीक, एकदम देखिए बेस्ट एग्जांपल है, डेली लाइफ से इसको रिलेट कर दिया हूँ। अब आप समझ गए होंगे क्वांटम मैकेनिकली क्या है, पॉसिबल है। जैसे रेलवे सोच रहा है नहीं पॉसिबल है, कोई पैसेंजर नहीं जाएगा, वैसे ही
यहाँ पे भी क्लासिकल मैकेनिक्स सोचता है कि पार्टिकल की एनर्जी कम है, वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है नहीं भैया, इसको क्रॉस करा देंगे। जैसे आप लोग कहते हैं नहीं रेलवे बैरियर क्या, वो पुलिस लगा दे, पुलिस को धक्का देकर निकल जाएंगे, ठीक। तो वही इफेक्ट यहाँ पे होता है। क्लियर। अब ये कितना ट्रांसमिट होगा, कितना रिफ्लेक्ट होगा, इसको बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इतना चीज़ क्लियर। तो अब हम लोग को दो इक्वेशन मिला। एक इक्वेशन कौन हम लोग के लिए यूजफुल रहा, 3rd नंबर इक्वेशन यूजफुल रहा, और एक कौन सा यूजफुल रहा, 10 नंबर यूजफुल रहा। अब 9 नंबर हम लोग के लिए यूजलेस हो गया, क्योंकि 9 से ही क्या हुआ है, 10 बना है, तो 9 की बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग के पास A B C 3 कांस्टेंट हैं। इन कांस्टेंट का क्या किया जाएगा, वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा, और इनका वैल्यू कुछ बाउंड्री कंडीशन लगा के फाइंड आउट किया जाएगा। और फिर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, मतलब कितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए, कितने ट्रांसमिट हुए, उसकी बात किया जाएगा, और फिर वीडियो फिनिश हो जाएगा। ठीक। ये रेलवे वाले एग्जाम्पल्स आई थिंक आप बेटर समझ गए होंगे इसको। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन 10 तक हम लोग आ गए थे। अब क्वेश्चन 10 के बाद हम लोग क्या काम करे थे अपना, कि ABC का वैल्यू को फाइंड आउट करना। ओके तो अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं इसके बाद आप लिखिएगा क्वेश्चन 10 वहाँ तक हुआ था, उसके नीचे यहाँ से लिखिएगा। ठीक, इसको दोबारा मत लिखिएगा, इसको यूज करना था क्वेश्चन, इस वजह से मैं लिखा हूँ। ठीक, अब क्या लिखेंगे कि वेयर, एक बार चेक कर लूँ पूरा आ रहा है वोट, सही है। अब देखिए क्या लिखे हैं, वेयर ABC आर कांस्टेंट, दीज कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। ठीक, आप भी जान रहे हैं कि जब भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट आता है उनको बाउंड्री कंडीशन यूज करके सॉल्व करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग के लिए एक ही बाउंड्री है, x = 0। पिछले केस में दो बाउंड्री मिलती थी, एक x = 0 पे, एक x = a पे, जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होता था, लेकिन यहाँ स्टेप पोटेंशियल में बस एक ही बाउंड्री हम लोग के पास है। ओके, तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन। अब एक चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, ये क्या था, साई1 था, ये साई1 का वेव जा रहा है और वहीं से क्या हो रहा है, साई2 का वेव स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब इस x = 0 पर साई1 और साई2 दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब x = 0 पे साई1 और साई2 दोनों कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये इसके बराबर होगा। आप ऐसे समझिए, दो लाइन अगर आपस में कट कर रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, उन दोनों का इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये तो मैथ में पढ़े आप। तो वैसे ही ये साई1 जा रहा है और वहीं से साई2 स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब आपस में कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या होगा, यही एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का कंडीशन भी है कि साई1 मतलब वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो रीजन फर्स्ट में जो वेव फंक्शन है वहीं से रीजन 2 का वेव फंक्शन शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपस में कंटिन्यूअस है, और किस पे, बाउंड्री पे। इसका मतलब x = 0 पे इसका जो वैल्यू होगा वो इसके वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे दो लाइन आपस में कट करें किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इन दोनों लाइन का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा ना। तो अब क्या लिखेंगे, सिंस x1 एंड साई1 है ना, सिंस साई1 एंड साई2 मीट एट द बाउंड्री एट x = 0, thus एट द बाउंड्री साई1 एंड साई2 शुड बी कंटिन्यूअस। इसका मतलब जो बाउंड्री मिला है हम लोग को, ये x = 0 वाला बाउंड्री मिला है, इस पे साई1 और साई2 क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो वही लिखे हैं, दैट इज, यहाँ देखिए x खुदा दिए हैं, यहाँ x नहीं लिखे हैं, तो अंडरस्टूड है कि x का फंक्शन लेके चलना है तो उसके साथ x रहेगा। आपको मन करे लिखिए, चाहे मन ना करे तो मत लिखिए। ठीक, तो आप लोग को नहीं लिखने में मजा आएगा। क्यों, तो साई1 x = साई2 x एट x = 0, मतलब x = 0 पे उस बाउंड्री पर जब दोनों वेव फंक्शन मिल रहे हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो क्या है, उनके बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है कोई पॉइंट, तो क्या है इसका मतलब, वो उस पॉइंट पर आपस में इक्वल होंगे। जब दोनों लाइन कट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर इक्वल होंगे दोनों लाइन। इंटरसेक्शन पढ़े ना, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो साई1 0 पे जो होगा वो साई2 0 पे होगा। तो अब देखिए यहाँ पे साई1 और साई2, तो x कहाँ दिख रहा है, बस पावर में x है, तो उसके जगह लड्डू बनाते हुए चल जाएंगे। और राइट हैंड साइड में साई2 की वैल्यू रखेंगे तो इसमें x एक जगह है, तो e के पावर यहाँ भी लड्डू रख दिए। अब e के पावर लड्डू के साथ कोई वेरिएबल आएगा, चाहे इधर भी कोई वेरिएबल आएगा, तो वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये सबको 1 बना देगा, 0 सबको 1, ये 0 सबको 1 बना देगा। e के पावर 0 होगा तो ये वैल्यू पूरा 1, ये भी 1। हियर वी आर लेफ्ट ओनली विथ a + b = c।
ये बचेगा, उसको इक्वेशन नंबर 11 हम लोग कह दिए। क्लियर है चीज़। अब देखिए एक कंडीशन हम लोग और पढ़े हैं, अगर आप मेरा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन वाला देखे होंगे वीडियो कि कौन सा कंडीशन होता है कि वेव फंक्शन को एक्सेप्ट किया जाए, मतलब कौन सा वेव फंक्शन का वैल्यू हम लोग के लिए सुविधाजनक होता है, मतलब जानकारी दे सकता है, तो वो क्या था कि साइन तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए, साथ ही साथ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब इस बाउंड्री पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी इस पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल होगा। del psi 1 over del x is equal to del psi 2 over del x at this point because this is the boundary. क्लियर। तो अगर साइमन साइड टू इस बाउंड्री पे कंटिन्यूस हैं, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये हम लोग एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन से जान रहे हैं। तो क्या लिखे हैं, फ्रॉम द एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन एट द बाउंड्री x इक्वल टू 0 द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइमन एंड साइड टू शुड आल्सो बी कंटिन्यूस। जो साइमन और साइड टू का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दिस मीन्स व्हाट, डेल साइ 1 और डेल x एट x इक्वल टू 0। लाइन खींचने का मतलब क्या है, एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल साइ 2 ओवर डेल x एट, लाइन का मतलब क्या, एट x इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करके और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो देखिए साइन 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर जो कांस्टेंट हो बस a के साथ चिपक जाएगा, ये b के साथ चिपक जाएगा, ये c के साथ चिपक जाएगा। तो यहाँ देखिए ऐसे हो गया, ये माइनस लिया हुआ था तो माइनस साथ b के साथ आएगा, यहाँ देखिए सब ऐसे आ गया। ये तो आपके लिए खिलवाड़ है। अब देखिए डायरेक्ट अभी अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्ट ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, ये सब आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर सही लिख पाएँ तभी, ऐसा ना हो कि आप प्लस करके उसके बाद महाभारत छेड़ दें आगे चल के, एक लाइन में गलत हुआ आगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक, जहाँ जहाँ x है वहाँ फिर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिखेंगे तो e को ले डूबेगा, 1 कर देगा, ये भी 1 करेगा, इधर भी 1 हो जाएगा। तो इसका नाम a i अल्फा, b i अल्फा, c i बीटा। i अल्फा कॉमन लिए, i बीटा था, i से i कैंसिल हो गया, अल्फा बचा था उसको नीचे भेज दिए, कहे अकेले यहाँ क्या करोगे, बीटा के साथ चले जाओ नीचे और सी के साथ मिलकर बी बाई अल्फा इंटू सी बना दो। तो एक हमको इक्वेशन नंबर 12 मिल गया। क्लियर, एक लाइन स्किप किए हैं वो आपके लिए कुछ नहीं है। अब देखिए एडिंग, अभी देखिएगा 8-9 पेज का जब कैलकुलेशन आएगा 2-2, 3-3 लाइन स्किप करूँगा तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, अदरवाइज 15 पेज का आपका बनेगा नोट्स। अब देखिए एडिंग इक्वेशन 11 एंड 12 कामा वी गेट। अब 11 और 12 को क्या करें, एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला, अगर इसको ऐड करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा, घटाएंगे तो b का वैल्यू मिलेगा। ऐसे आप पढ़े ना क्लास 6 में, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग और x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, तो क्या जोड़िए तो x का वैल्यू, घटाइए तो y का वैल्यू। तो क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो ये माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो 2a इक्वल टू क्या होगा, ये बीटा बाई अल्फा सी राइट हैंड साइड में है और c इधर है, तो c को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जब इसको यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब हम c का वैल्यू यहाँ से निकाल ले रहे हैं तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों c निकालना भी आगे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या होगा, ये 2 अल्फा इधर चला गया, अल्फा बाई बीटा इसके साथ आ जाएगा और ए के पास सबको धक्का देके कर दिए कि चलो तुम लोग ए के पास, सी को अकेले रहने दो, तो 13 नंबर हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 13 हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, इस इक्वेशन 12 को इस इक्वेशन 11 में से। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ए से ए को ले डूबेगा क्योंकि प्लस माइनस में है, अब बी क्या होगा, 2b हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू, अब इसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा तो एक c कॉमन ले लें तो 1 माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू सी। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, b इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अल्फा, ये अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा आएगा, इस 2 को नीचे भेज दिए। अब c का वैल्यू निकाल के रखे थे उसको बुला लिए कि आ जाओ, तो 2 अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, जो अपना हथियार है वो रखे हैं यहाँ पे, तो जब काम लगेगा तो हथियार यूज किया जाएगा। तो इसको कहे इधर आ जाओ, तो ये 2 अल्फा वाई अल्फा प्लस बीटा इंटू ए हो गया। अब 2 अल्फा से 2 अल्फा गया तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 14। अब देखिए c का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू नहीं निकाला जाएगा, रेशियो है वो तो कट जा रहा है। अगर डिवाइड कर दें तो a का वैल्यू कट जा रहा है, रेशियो में आ रहा है। और आगे क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इसको आगे और अभी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, a को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब उसको आगे जाकर कटना ही है तो वैल्यू निकाल क्या करेंगे, अगर बहुत मन कर रहा होगा तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के यहाँ से निकालिएगा, b का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे a के टर्म में और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के निकाल लीजिएगा। चाहे c वाले में दूसरे वाले में क्या करिएगा, a के टर्म में वैल्यू पुट कर दीजिएगा
और यहाँ से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के जैसे पीछे हम लोग इनफाइनाइट वाला निकाले थे वैसे ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक। लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे क्या करना है उसको पहले लिखूंगा और फिर समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग इक्वेशन 14 नंबर तक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे हम लोग देखे थे कि बाउंड्री पर घटनाएं कुछ हो रही थी और वो घटनाएं क्या थी, वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा था, वेव इंसिडेंट हो रहा था, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था और कुछ पार्ट क्या हो रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था, ठीक। तो अब कितना ट्रांसमिट हो रहा है बाउंड्री पे और कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उस चीज़ को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। कितना ट्रांसमिट होगा और कितना रिफ्लेक्ट होगा उस चीज़ को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। क्लियर? तो देखिए लिखे हैं स्टार बना के, यहाँ से लिखना है आपको, ठीक। इसको यूज करना है, इसको मैं लिखा हूँ नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन टेकिंग प्लेस एट x = 0 इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ये कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना ट्रांसमिट हो रहा है, इसको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के टर्म में हम डिस्क्राइब करेंगे। किस पे? एक ही बाउंड्री है x = 0 पे। क्लियर? तो अब देखिए क्या लिखे हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ORR, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिविटी इज गिवन बाई, इसको कैसे दिया जाएगा, R = इसके आगे R लिखिएगा, उसके आगे फार्मूला लिखिएगा, ठीक। जगह कम है सो मैं नीचे लिखा हूँ, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ठीक। अब देखिए फार्मूला बना कैसे है, इस चीज़ को पहले समझिए। इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करने चल रहा हूँ। अब बीच में मौका देख के ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट भूल जाता है हमको बताना। ऐसे समझिएगा। मैं थोड़ा लाइट के एग्जांपल पे ले चलता हूँ आपको। लाइट इज आल्सो वेव, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए ये क्या है, बाउंड्री है। क्लियर? लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट है, कुछ पार्ट यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। और कुछ पार्ट क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ये क्या आपका ट्रांसमिटेड लाइट है, ठीक। तो अगर कोई पूछे, अब इसको थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा यहाँ से हटाना चाहूँगा, इस इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड थोड़ा सा भटकाऊँगा समझाने के लिए। मान लीजिए 100 लोग आ रहे थे, ठीक। एक बाउंड्री थी, 100 लोग आए, 20 लोग इधर चले गए और 80 लोग वापस चले गए। ऐसे समझिए आप कि 100 लोग मंदिर में गए, 100 लोग मंदिर में जा रहे हैं, जिसमें 20 रुके हैं, 80 बाहर निकल गए। क्लियर है चीज़, ठीक। सेम मीडियम में जाना रिफ्लेक्शन है। क्लियर? तो अब कोई पूछे कि कितने लोग वापस आए हैं, कितने लोग रिफ्लेक्ट होकर आए हैं, कितने % रिफ्लेक्ट होकर आए हैं, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए रिफ्लेक्टेड पर्सन 80 और कितने लोग आ रहे थे 100 कर देंगे, 80/100। मतलब अगर इसी को अपने टॉपिक पे चला जाए तो इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, कि इंसिडेंट में से कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट कर देंगे। तो वही लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। ये क्या होगा आपको बताएगा कि कितना आप का लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब जो वेव जा रही थी कितना रिफ्लेक्ट हुई है। जैसे 80 लोग चले गए तो 80/100 कर लेंगे, तो कितना लोग आपके वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकले हैं, इससे पता चल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्टिविटी क्या है, उसी को रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं। जैसे 100 में से 80 लोग गए तो 80/100, तो ये क्या हो गया आपका 80% लोग रिफ्लेक्ट हो गए। अब 20 लोग इधर आए, 20/100 मतलब 20% लोग इधर आए, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्या होगा आपका 0.8। तो रिफ्लेक्टिविटी कितना हो गई, 0.8 हो गई। और इधर अगर कितने लोग रुक गए, कितने लोग ट्रांसमिट हो गए, इसमें आ गए तो 20/100, तो क्या हो जाएगा 0.2। मतलब जो ट्रांसमिटिविटी हुआ वो 20 और जो रिफ्लेक्टिविटी हुआ या जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हुआ वो क्या हो गया 0.8। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। कोई पूछे तो 100 का 0.8 लोग क्या हुए, रिफ्लेक्ट हुए। इसी को इसी वजह से क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को निकाला जा सकता है। मैथ में सब पढ़े हैं आप, ठीक। और उसी कितने लोग ट्रांसमिट हुए तो 100 में इस 0.2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये ट्रांसमिटिविटी है, मतलब ये आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, तो 20% आ जाएगा कि इसमें ट्रांसमिट हो गए।
ठीक। तो इसी तरीके के जब हम वेव को डील कर रहे हैं तो इंसिडेंट वेव का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और इंसिडेंट वेव के प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये रेशियो निकाल लेंगे तो हमको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है कि डिफरेंट मीडियम में जो रिफ्लेक्ट हुए तो उस दरमियान पार्टिकल की डेंसिटी क्या थी। डेंसिटी मतलब संख्या आप कह सकते हैं, जब बड़े लेवल पर हम लोग बात करते हैं डेंसिटी मतलब क्या, संख्या आप कह सकते हैं। क्लियर। तो कितने पार्टिकल आपके क्या हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मतलब क्या, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव मतलब क्या, कितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं उनकी डेंसिटी क्या, उतनी संख्या क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी भी आगे जुड़ा हुआ है। तो जो पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर आए हैं उनके संख्या की संभावना क्या है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव मतलब जो पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं उनके पाए जाने की संभावना क्या है, उनके संख्या की संभावना क्या है, अपान जितने वेव आपके क्या हुए इंसिडेंट हुए थे, जितने वेव की संभावना थी इंसिडेंट हुए हैं उससे रेशियो निकालेंगे। ठीक। क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डील करते हैं, तो जितने संभावित वेव इंसिडेंट किए उसमें से कितने संभावित वेव बाहर निकले उसका रेशियो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है चीज। अब देखिए यहां से लिखेंगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होता है एक बार चेक करूं, पहले नीचे का आ रहा है नहीं, ठीक है नीचे का आ रहा है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपका करंट डेंसिटी लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कुछ ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था। यहाँ पे हम लोग वहाँ देखिएगा आई हम नीचे लिखे हैं h/2mi लिखे थे, माइनस नहीं था तो आई को ऊपर ले गए तो माइनस साइन लगा दिए हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो अब यहाँ पे हम लोग को इसके और इसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालना, मतलब इंसिडेंट वेव का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और रिफ्लेक्टेड वेव का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पहले निकालना है, तब जाके हम लोग का रेशियो मिलेगा कि कितने लोग वापस गए वो तब जाके पता चलेगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो लिखे हैं नाउ द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव इज गिवन बाई। अब जो इंसिडेंट वेव का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो कुछ ऐसे दिया जाएगा, आप अच्छे से समझिएगा। अगले लेक्चर में यहाँ से मैं कुछ जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें कुछ चीज़ों को मैं डायरेक्ट यहाँ से यूज करूँगा, तो अगर ये लेक्चर आप नहीं समझेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक। क्योंकि डायरेक्ट मैं हमारा रिजल्ट लिखूंगा, इसमें एक बार बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ लिखूंगा, टाइम बचाना है हमको, सिलेबस जल्दी से फिनिश करना है, तो आप इसी के हेल्प से उसको भी आपको समझना पड़ेगा, तो इस वजह से अच्छे समझते हुए चलिएगा। तो अब देखिए आप क्या लिखे हैं, जे इंसिडेंट इक्वल टू, अब क्या होगा इंसिडेंट वेव हम लिखेंगे। तो इसमें देखिए पहला टर्म इंसिडेंट था हम लोग बता चुके हैं, दूसरा क्या था, रिफ्लेक्टेड था। तो साइन स्टार इंसिडेंट इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पहले आएगा, और ये क्या है तीनों वेरिएबल ना लेके हम एक वेरिएबल डील कर रहे हैं, तो डेल साइन इंसिडेंस अपॉन डेल एक्स हो गया, माइनस साइन इंसिडेंट अपॉन डेल साइन स्टार इंसिडेंट अपॉन डेल एक्स हो गया। इस फॉर्मूले से आप देख रहे होंगे कि साइन स्टार है जो पहले स्टार है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, जैसे साइन का यहाँ क्या किया डेरिवेटिव नहीं है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ है, यहाँ साइन स्टार का डेरिवेटिव नहीं है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब साइन यहाँ पे है। ठीक। तो ऐसे लिखे हैं। अब साइन इंसिडेंट क्या है, ये फर्स्ट टर्म है किसका, इक्वेशन 4 का, इक्वेशन 3 है ना, इक्वेशन आप चेक कर लीजिएगा, जो इक्वेशन पीछे लिखा है वही इक्वेशन नहीं, आप नंबर चेक कर लीजिएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है किसका, इक्वेशन नंबर 3 का, जो क्या था इंसिडेंट था। अब इसी को क्या किया जा रहा है, इसमें पुट किया जा रहा है। तो जब इसको इसमें पुट करेंगे तो इसके जगह स्टार लग क्या आएगा, ए स्टार, आई के जगह क्या हो जाएगा माइनस आई अल्फा एक्स। और फिर यहाँ पे देखिए क्या है, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म आया है, मतलब इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखे हैं, तो ए हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई अल्फा ई के पावर आई अल्फा एक्स हो गया। अब देखिए माइनस साइन लगा है, माइनस लगा दिए। अब साइन इंसिडेंट को लिखेंगे, साइन इंसिडेंट वेव लिख दिए। अब फिर क्या करना है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को, मतलब यहाँ पे जब ए स्टार और माइनस आई अल्फा लग जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब अब हम लोग को ये डिफरेंशिएट करना है, ए स्टार माइनस आई अल्फा एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ठीक। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो पहले ऐसे लिखा जाएगा, अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब होगा तो ए स्टार माइनस आई अल्फा और ई के पावर माइनस आई अल्फा एक्स हो जाएगा। ठीक। ई के पावर का डिफरेंशिएशन देखिए कितना आसान है। अब यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू 1 हो जाएंगे, मतलब ये और ये देखिए 1 कर देंगे, ये और ये पावर क्या होगा 0, तो ई के पावर 0 क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ए स्टार ए आई अल्फा, फिर क्या हो गया, ए स्टार ए
माइनस आई अल्फा था तो माइनस माइनस साथ प्लस कर दिए, यहाँ भी आई अल्फा लिख लिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये दोनों दो बार आ रहा है, सेम टर्म दो बार आ रहा है, ट्वाइस टाइम करके लिख दिए। अब आई से आई को जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस आई से आई गुणा होगा तो आई स्क्वायर, माइनस वन तो माइनस वन से माइनस कैंसिल वन हो गया, तो ये क्या हो गया, एच कैट अल्फा अपान एम ए स्टार ए। ये क्या हो गया, इंसिडेंट वेव का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, मतलब इंसिडेंट वेव में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने वेव हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल चुके हैं, उसकी डेंसिटी मतलब संख्या निकाल चुके हैं, या उसके पाए जाने की संभावना जो थी उसको हम लोग निकाल चुके हैं। सिमिलरली अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको मन करेगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव भी क्या है, सेम एक तरीके से है, बस यहाँ पे माइनस अल्फा साइन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन रिफ्लेक्टेड है, ये सेकेंड टर्म है किसका, इक्वेशन 3 का, उसको लिख दिए हैं। और फिर जब इसको हम क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, जे रिफ्लेक्टेड इक्वल टू इतना कुछ आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 7 कर दिए, आप सॉल्व करिएगा तो सेम वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। एक बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, उसका फिर उसके जैसे यहाँ पे क्या किए, एक बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिए और फिर जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस फंक्शन और फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डिफरेंशिएशन, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 17 आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 17 तक हम लोग कर लिए थे अपने प्रॉब्लम को। अब हम लोग ट्रांसमिटेड वेव के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि हमको ट्रांसमिटेंस का ही बात करना है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन 2 इक्वल टू जो है यही आपका क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है, तो सी के पावर आई बीटा एक्स। अब देखिए हम लोग इक्वेशन 7 में मान चुके थे कि बीटा इक्वल टू क्या है, आई बीटा डैश है, क्योंकि बीटा इमेजिनरी आ रहा था तो आई बीटा डैश माने थे। तो आई से आई जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस आई बीटा डैश एक्स हो गया। अब जो इसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगा उसको इसी फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व किया गया, देखिए डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट किया हूँ, तो क्या होगा, पहले कॉम्प्लेक्स आएगा सी स्टार ई के पावर, अब देखिए आई है नहीं तो वही नंबर पूरा आ जाएगा। ठीक, यहाँ बीटा डैश क्या था, एक रियल नंबर था ना, तो वही पूरा आ जाएगा। रियल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट खुद वही रियल नंबर होगा, तो उसको बीटा डैश ही रन दिया, उसको चेंज किया नहीं है, और एक्स हो गया सी माइनस बीटा डैश, एक्स भी क्या रियल नंबर है हम लोग का। ठीक, तो वो भी वैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सी और इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस बीटा डैश और ई के पावर माइनस बीटा एक्स, फिर क्या हो गया माइनस, अब माइनस साथ क्या होगा, जो आया है वेव फंक्शन उसको लिखेंगे और फिर उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये रियल वेव फंक्शन है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी क्या होगा, खुद यही होगा, तो ये हो गया। अब यहाँ माइनस बीटा प्लस हो गया, सेम क्वांटिटी इधर भी आई है, सेम क्वांटिटी इधर भी आई है, लेकिन दोनों अपोजिट साइन रखना है, इस वक्त कैंसिल हो जाएंगे, तो ट्रांसमिटेड वेव का जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक रोचक कहानी निकल कर आने वाला है, तो आप इसको नोट करिए। अब मैं इरेज करूँगा, अब इस पे चलूँगा इक्वेशन नंबर 15 पे, इसको आप देख लीजिए। अभी मैं लिखने चल रहा हूँ आगे कि यूजिंग इक्वेशन 17 एंड 16 इन इक्वेशन 15। ठीक, तो मैं लिखने चल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए जो जो इक्वेशन हमको यूज करना है ऊपर लिख दिए हैं। ठीक, उधर आप मत ध्यान दीजिए, आप यहाँ से ध्यान दीजिए। इक्वेशन नंबर 18 के बाद से हम लोग को यहाँ से लिखना है। ठीक, अब देखिए हम लोग का इक्वेशन नंबर 15 जो था उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। तो इक्वेशन 16 और 17 को यूज कर लेंगे इसमें, तो 16 को ऊपर लिख देंगे क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव का करंट डेंसिटी है और ये इंसिडेंट वेव का करंट डेंसिटी है। तो यहाँ से क्या होगा, बीटा स्टार बीटा ए स्टार ए, सॉरी बी स्टार बी अपॉन ए स्टार ए बचेगा। तो बी स्टार बी को मॉड बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जैसे जेड इक्वल टू और कहीं लिखा गया है, जेड इक्वल टू जेड ये लिखा गया है और ये जेड स्टार है, मतलब तो इसको कैसे लिखा होता है, मॉड जेड स्क्वायर लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बीटा स्टार बी जो होगा मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू कट गया, यहाँ पे ए स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी का जो वैल्यू है ये हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 14 में निकाल चुके थे, तो बी के वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो उसके साथ ए भी लगा हुआ है, तो ए को मॉड ए करके बाहर कर दिए, बाकी वैल्यू को ए में रखे हुए हैं। ठीक, अब देखिए बीटा बाय यूजिंग इक्वेशन 7, बीटा इक्वल टू क्या था, आई बीटा डैश था, तो वो हम लोग लिख लिए बीटा इक्वल टू आई बीटा डैश। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो गया, बीटा की जगह आई बीटा डैश हो गया, ये भी आई बीटा डैश हो गया। अब कहीं अगर जेड इक्वल टू क्या लिखा हो, कहीं अगर जेड इक्वल टू लिखा हो अल्फा प्लस आई बीटा, तो मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। इसको आप एक्स प्लस आई वाई करके पढ़े होंगे,
तो माड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ये लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ प्लस लगा दें, इसको इसमें ले लें, तो ये भी तो प्लस में हो गया और नीचे वाला भी प्लस में है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे वाला भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माड का स्क्वायर है तो माड जेड का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे होगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े हुए हैं, तो ये वैल्यू 1 हो गया। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, जो रिफ्लेक्टेड वेव की डेंसिटी 1 हो गया। इसका मतलब क्या, जितने वेव आएंगे टकराएंगे सबके सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक, देखिए अजीब कहानी आ रहा है, वेव हम लोग को सेकेंड रीजन में मिला था, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव 1 मिलने का मतलब क्या है, 100% रिफ्लेक्शन है। जैसे एक बताए थे ना कि 100 लोग आ रहे हैं, कितने लोग इधर जा रहे हैं, 100 लोग मान लीजिए यहाँ से आए और यहाँ पे आर का वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, आर का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या कि 100 के 100 लोग वापस चले गए होंगे। आर कैसे निकालेंगे, जो आर निकलेगा कितने लोग गए हैं, तो ये कैसे निकलेगा, नंबर मान ले रहे हैं कि x लोग गए अपान 100 में से x लोग गए। अब आर का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 लोग वापस चले गए। आर का वैल्यू यहाँ 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 100 लोग वापस चले गए। यही क्या कोफिशिएंट है, जिसको बताया ना मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, जैसे 0.8 लिए था सी वाले में। ठीक, तो 1 है तो ये क्या हो गया, जब ये 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोफिशिएंट 1 आ रहा है, आर का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 × 100 मतलब 100 लोग क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, पूरा रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब 100 में से 100 रिफ्लेक्ट हो गए तो 0 लोग ट्रांसमिट होंगे, और देखिए यहाँ पे 0 मिला भी है, अब इसको भी समझा जाएगा। ठीक, लेकिन सेकेंड रीजन में भी हमको वेव अभी मिल रहा है, यहाँ कंट्रडिक्शन हो रहा है ना, आगे इसको समझा जाएगा अभी। ठीक, ये क्लासिकल मैकेनिक्स को एग्री कर दे रहा है यहाँ पे, लेकिन आगे जब देखिएगा फिर डिसएग्री कर देगा। तो अब यहाँ देखिए बात समझ गया ना, एक आने का मतलब क्या है, 100 लोग आए थे, 100 लोग क्या हो गए, वापस चले गए। तो 100/100 तभी तो 1 आएगा, जब 100% रिफ्लेक्शन होगा तभी तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आएगा। अगर 80 हो रहा था, 100 में से 80 तो 0.8 ही आ रहा था, तो इस 100 में से 0.8 मल्टीप्लाई करके 80 निकालते थे। अब 1 आ रहा है तो 1 को 100 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो x इक्वल टू 100। अगर x इधर कितने लोग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितना वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी है तो क्या हो गया, 100 हो गया। क्लियर है चीज, तो इसका मतलब पूरा वेव क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए इधर ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट ORR ट्रांसमिटिविटी की अगर बात करें तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, मतलब कितने लोग ट्रांसमिट हुए हैं अपॉन टोटल। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 18 में हम लोग ट्रांसमिटेड वेव को निकाल चुके थे, ये क्या था, 0 था इसका वैल्यू, और यहाँ क्या था इसका वैल्यू, इक्वेशन नंबर इसमें 16 में इंसिडेंट का वैल्यू ये था। तो 0 कुछ भी रहेगा, 0 कुछ भी रहेगा तो सन्नाटा फैला देगा, तो t इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्लासिकली तो एग्री कर जा रहा है, क्लासिकली एग्री कर रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स वही कर रहा है भाई जब एनर्जी कम है तुम कैसे उधर जाओगे। लेकिन यहाँ जो ये रिलेशन आ रहा है क्लासिकली एग्री कर दे रहा है, लेकिन अभी डिसएग्री भी आगे होगा, समझते रहिए, क्योंकि रीजन सेकेंड में हम लोग को sin 2 मिला हुआ है। sin 2 अगर रीजन सेकंड में मिला है तो इसका मतलब पार्टिकल निश्चित रूप से वहाँ होना चाहिए, तभी तो sin 2 मिला है। sin 2 मिला है तो sin 2 माड का स्क्वायर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो जब sin 2 मिला है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी तो हमको मिलेगा। इसका मतलब अभी आगे हम लोग को कुछ रीजन बता के अपने बात को सही साबित करना है। ठीक, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 19 एंड 20 इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी फॉर इज लेस देन वी नॉट। इज लेस देन वी नॉट के लिए क्या है, जो इंसिडेंट करंट डेंसिटी है वो किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी के बराबर है। ठीक, बट क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक, एक बार चेक कर लूँ, ओके एवरीथिंग इज राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर इज लेस देन वी नॉट। दिस सिचुएशन इज आल्सो प्रेडिक्टेड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। एक सिचुएशन क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा भी प्रेडिक्ट किया गया था कि एनर्जी कम है सब वापस आएंगे, लेकिन अब इसके आगे हम लोग अपना रीजन देंगे और अपने आप को साबित कर देंगे कि वी आर राइट। ओके ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक लिखे हैं कि क्लासिकली ये एग्री नहीं कर रहा है, लेकिन बट इट इज़ टू बी नोटिस एट जब साइन ट्रांसमिटेड है तो उसमें माइनस आ रहा है। यहाँ देखिए माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस बीटा डैश एक्स आ रहा है। यहाँ पे हम लोग आई, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, आई बीटा एक्स लिखे थे, बीटा इक्वल टू आई बीटा डैश था, तो माइनस बीटा डैश एक्स आ रहा था। इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये देखिए फंक्शन क्या है, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। किसमें, रीजन सेकेंड में, जो एक्स इज ग्रेटर देन 0 है दैट इज इन रीजन सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, एंड इट डज नॉट वैनिश एब्रप्टली इन दिस रीजन। जब ये वैल्यू ये साइन ट्रांसमिटेड इस सेकंड रीजन में मिल रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पार्टिकल के पास जाने की संभावना होगी, और पार्टिकल के पास जाने की संभावना करना इसका मतलब क्या, जरूर 2-4 पार्टिकल क्या होंगे, ट्रांसमिट होकर इस रीजन में आएंगे।
जरूर 2-4 पार्टिकल ट्रांसमिट होकर इस रीजन में आएंगे। क्लियर है चीज़? भले T0 हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से कुछ पार्टिकल जरूर यहाँ ट्रांसमिट होकर आएंगे। भले क्रॉसिंग बंद हो, लेकिन हम लोग में से कुछ लोग की आदत होती है जरूर उसके नीचे से घुस के जाएंगे बैरियर के। रेलवे क्रॉसिंग भले बंद हो, लेकिन बैरियर से जरूर घुस के जाएंगे। वैसे पार्टिकल भी हैं, 2-4 पार्टिकल जरूर पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक, ऐसे अल्फा डीके वगैरह होता है, आगे जब टनलिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें सब बताएंगे। ठीक, फिजिक्स में सब फिनोमेना होते हैं अल्फा डीके वगैरह में। तो अब देखिए ये कुछ ऐसे जाएगा, एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है, तो ये साइन इंसिडेंट बनाए ऐसे, और इसमें से क्या हो गया, कुछ डीके फंक्शन ऐसे जा रहा है, और ये कितना अंदर तक जाएगा, कितना पेनिट्रेट करेगा, मतलब रीजन सेकंड में ये वेव कितना दूर तक ट्रांसमिट होकर जाएगा और कब वैनिश होगा, इस चीज़ के लिए भी अभी हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। क्लियर? अब देखिए ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड वेव है, तो देखिए इसका जो वेवलेंथ है छोटा है, इसका वेवलेंथ बड़ा बना है। क्यों इसका वेवलेंथ बड़ा बनाया है? क्योंकि इसी में से कुछ पार्टिकल ट्रांसमिट हो गया तो कम ही पार्टिकल बचा, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो एनर्जी क्या होता है, E=hc/λ होता है। तो जब इसका वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा बना दिए तो इसका मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? और इसका वेवलेंथ छोटा है, वेवलेंथ छोटा होने मतलब क्या, इसका जब वेवलेंथ छोटा है तो इसका एनर्जी क्या होगा, इंसिडेंट पार्टिकल है तो इसका एनर्जी क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसी में से कुछ पार्टिकल इधर निकल गए, 100 पार्टिकल आ रहे थे, 20 इधर निकल गए, तो यहाँ तो 80 पार्टिकल बचे। तो जो 80 पार्टिकल की एनर्जी होगा इस 100 की अपेक्षा कम होगा, तो इस वजह से वेवलेंथ बड़ा कर दिया ताकि देखने में लगे कि एनर्जी छोटा हो गया। इसके पीछे रीजन है। और ये देखिए एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, डिकेइंग होते हुए यहाँ पे ये x=0 वाली बाउंड्री है, एक्सपोनेंशियल डिके होते हुए यहाँ पे क्या हो गया, वैनिश हो गया। क्लियर है चीज़? तो इस तरीके से हम लोग को ये आप देखेंगे जो टनलिंग इफेक्ट होता है कुछ ऐसे मिलता है। ठीक, आगे फिर हम लोग टनलिंग इफेक्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे जब अपना नेक्स्ट टॉपिक वगैरह पढ़ेंगे तो। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई, ये ट्रांसमिटेड। और क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना से देखिए अगर यहाँ रीजन सेकंड में वेव पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पार्टिकल के पाए जाने की संभावना भी होगी। प्रोबेबिलिटी कितना होगी, साइन ट्रांसमिटेड मतलब माड साइन का स्क्वायर, तो कुछ एक वैल्यू मिल रहा है। जब माड साई स्क्वायर करेंगे तो माड सी स्क्वायर और e⁻² बीटा टाइम्स x हो जाएगा। जब यहाँ वेव मिल रहा है रीजन सेकंड में तो पार्टिकल डेफिनेटली होगा, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है। और ट्रांसमिशन कैसा है, वो अचानक से नहीं हो रहा है, सॉरी देखिए ट्रांसमिशन कैसा है, ट्रांसमिशन जो हो रहा है उसमें वो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग है। मतलब जो वेव गई है कुछ टाइम बाद क्या होंगी, वो डिक्रीज हो जाएंगी, यहाँ पर 0 आ जाएंगी। मतलब उनका पोटेंशियल क्या होगा, पार्टिकल का वैनिश कर जाएगा। ठीक, कहाँ से, इस वाले लाइन से कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन इन रीजन सेकंड। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस आया तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो ये क्या होगा, 0 होगा। अगर एक्स इन्फाइनाइट हो जाती है पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, e⁻∞ 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसमें कितना दूर तक पेनिट्रेट करेगा उसको हम लोग निकालेंगे। कंपटीशन एग्जाम पूछता है कि कितना ये ट्रांसमिशन कितने दूर तक होता है, मतलब पार्टिकल अंदर कितने दूर तक जा सकते हैं, उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक, अब देखिए लिख दिया कि दिस मीन्स दैट देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन सेकंड विच डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एक्स एंड दिस इज अ प्योरली क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। और ये क्या है, प्योरली एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक इफेक्ट की वजह से हो रहा है, फिनोमेना की वजह से हो रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से होता है। क्वांटम मैकेनिक्स का यही रहस्य है। T0 था लेकिन फिर भी बता दिया कि ट्रांसमिशन होगा। जैसे आपके साथ रहस्य है, कितना भी सिग्नल बंद हो लेकिन सिग्नल तोड़ते ही हैं, कितना ही क्रॉसिंग बंद हो लेकिन नीचे घुसते ही हैं। तो वैसे क्या है, यहाँ भी हो रहा है। ये फिगर बनाएगा जरूर एग्जाम में, इस पर आपको नंबर मिलेगा। ठीक, अब कितने दूर तक ये पेनिट्रेट करेगा उसके हम लोग बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब ट्रांसमिटेड वेव एब्रप्टली खत्म नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब कुछ ट्रांसमिशन हो रहा था पीछे हम लोग देखिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो कुछ दूर जाके वैनिश होगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है तो कुछ दूर जाके वैनिश होगा रीजन सेकंड में। ठीक, अब कहाँ तक जाएगा, तो देखिए इसको क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन डेप्थ कहेंगे, मतलब कितने गहराई तक पेनिट्रेट करेगा ये। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन विच द वेव फंक्शन साइन ट्रांसमिटेड इन रीजन सेकंड रिड्यूसेस टू 1 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट x=0। मतलब x=0 पे जो उसका वैल्यू था उसका 1/e टाइम्स जो होगा वही क्या होगा, इसका पेनिट्रेशन डेप्थ होगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ x है तो इस x का 1/e टाइम्स जो होगा वही क्या बताएगा, इसका कितना पेनिट्रेशन डेप्थ है। तो यहाँ पे साइन ट्रांसमिटेड कितना है, तो साइन ट्रांसमिटेड जो है, साइन ट्रांसमिटेड वेव क्या है, c⁻⁻β। अब हम मान ले रहे हैं कि जब 1/e ये हो रहा है, जैसे अपने मन से कुछ ही मान सकते हैं, यहाँ पे कोई डेफिनेट डेटा तो है नहीं, कि 1/e टाइम्स जब हो रहा है तो ये x1 डिस्टेंस चल ले रहा है। बात समझिएगा, पेनिट्रेशन डेप्थ मतलब कितना अंदर तक जाएगा ये।
पार्टिकल कितने अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे इस पोटेंशियल स्टेप को, तो वो उसका परिभाषा क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एट डिस्टेंस इन विच द वेव फंक्शन साइन ट्रांसमिटेड इन रीजन सेकेंड रिड्यूसेस टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू 0। ठीक, तो पेनिट्रेशन रेट वैसा वो डिस्टेंस होता है जिस पर जो साइन ट्रांसमिटेड का वैल्यू यहाँ था वो क्या हो जाए, उस डिस्टेंस पर अपने इस वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाए। तो मान ले रहे हैं कि साइन, चलिए x को हटा के ऐसे ही हम लाते हैं, समझाते हैं, आप कोशिश करते हैं, उम्मीद है आप समझ जाएंगे, कोई बहुत टफ मैथमेटिक्स नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ साइन ट्रांसमिटेड का वैल्यू था बाउंड्री पे, जब इस साइन ट्रांसमिटेड का वैल्यू आगे जाकर जिस डिस्टेंस पर 1/e टाइम्स हो जाएगा साइन ट्रांसमिटेड का, उसी को हम क्या कहेंगे, जो बाउंड्री पर साइन ट्रांसमिटेड था वो वैल्यू जब इस रीजन में 1/e टाइम्स हो जाए जिस डिस्टेंस पर, उसी को हम पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। तो हम मान ले रहे हैं अपने मन से कि x1 डिस्टेंस पर जो साइन ट्रांसमिटेड का वैल्यू है वो इस बाउंड्री वाले वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जा रहा है। तो मान ले रहे हैं लेट दिस डिस्टेंस बी x1 देन साइन ट्रांसमिटेड एट x इक्वल टू x1 इज इक्वल टू, ये x1 पे साइन ट्रांसमिटेड वैल्यू 1/e टाइम्स साइन ट्रांसमिटेड एट बाउंड्री पे जो साइन ट्रांसमिटेड है उसका 1/e टाइम्स, ये क्या हो जा रहा है, ये x1 पे हो जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ से इसके वैल्यू को पुट करके सॉल्व किए हैं, x इक्वल टू 0 पुट किए हैं इसमें, तो यहाँ से ये वैल्यू आया, c से c कट गया, पावर कंपेरिजन करेंगे तो माइनस बीटा डैश x1 इक्वल टू माइनस x1 आ गया। ठीक, क्लियर है। साइन ट्रांसमिट वैल्यू c के पावर माइनस बीटा x था, तो x जगह x1, इधर 0 रख दिए हैं। अब इसको माइनस से माइनस कट गया, x1 इक्वल टू 1/बीटा x, अब 1/बीटा डैश, अब बीटा डैश का वैल्यू ये था, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया। तो आपको बस ये याद करने किए रहना है एग्जाम के लिए कि 1/बीटा टाइम्स क्या होगा, ये अंदर पेनिट्रेट करेगा, और 1/बीटा डैश टाइम। ठीक, और बीटा डैश का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो h कट स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपको पेनिट्रेशन रेट मिल जाएगा। मतलब जो ट्रांसमिटेड वेव है वो x1 के इतने वैल्यू तक जाएगी तो वैनिश हो जाएगी, मतलब जो पार्टिकल होंगे वो इतने वैल्यू तक आगे पेनिट्रेट कर पाएंगे। क्लियर, किसमें, पोटेंशियल स्टेप में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपना फर्स्ट केस देख लिए। कौन सा केस, जब पोटेंशियल पार्टिकल का क्या हो, लेस देन हो, सॉरी, जब पार्टिकल का एनर्जी क्या हो, लेस देन हो पार्टिकल के पोटेंशियल से। अब हम अगले वीडियो में इसका सेकेंड केस देखेंगे, जब पार्टिकल की एनर्जी क्या हो, पोटेंशियल से ज़्यादा हो। ठीक, तो जल्द से जल्द वो भी आपको दिया जाएगा, सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का। तब तक ये देखिए और क्वांटम मैकेनिक्स को एंजॉय करिए। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए। ठीक, इसमें जब कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप रेलवे क्रॉसिंग वाला एग्जाम्पल लगाइएगा, आपके हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। जब कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत सोच लीजिए, दूर हो जाएगा। ठीक, उसके सोचने के बाद आपके अंदर कन्फ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।